मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समीउज़्ज़मा यूट्यूब चैनल पर आप सबका इस्तकबाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर मेडिकल और दीनी मौज़ूआत पर मैं कुछ वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 14 नवंबर चूँकि डायबिटीज़ डे है, तो इस सिलसिले में चंद बातें मैंने डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी जिसको आमतौर पर लोग कहते हैं, इसके सिलसिले में चंद बातें, बुनियादी बातें आम ज़बान में और बिल्कुल सादा अल्फाज में आपके सामने रख रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपसे गुजारिश करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको बर वक्त पहुँच सकें। आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त हिंदुस्तान में 2022 की जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके लिहाज से हर 10वें आदमी को हिंदुस्तान के अंदर डायबिटीज़ की बीमारी है और तकरीबन 25% लोगों को जीटीटी अबनॉर्मल आता है, यानी शुगर का पानी अगर पिलाया जाए तो उनको अबनॉर्मल वैल्यूज़ रिकॉर्ड होते हैं। तो इसलिए इस बीमारी के ताल्लुक़ से मालूमात का हासिल होना ज़रूरी है उन लोगों को भी जो अभी इससे मुतासिर नहीं हुए, ताकि इन बीमारियों से हम बच सकें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत ही आसान अल्फाज में बताता हूँ कि असल शुगर क्यों बढ़ती है, कैसे बनती है जिस्म में और इसको कैसे अबनॉर्मल हो जाती है और क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या इसके एहतियाती तदाबीर हैं। ये फ़र्ज़ कीजिए ये इंसान का जिस्म है, तो फ़र्ज़ कीजिए लीवर है, तो लीवर के नीचे एक पैंक्रियास होता है और पैंक्रियास में इंसुलिन रिलीज़ होता है जो इंसान की बॉडी को शुगर को कंट्रोल करता है। हम जो कुछ खाते हैं जिस्म के अंदर जाकर वो ग्लूकोज़ बनता है, शुगर बन जाता है। तो इंसान का जिस्म सिर्फ शुगर को इस्तेमाल करता है। तो इंसुलिन के ज़रिए से अल्लाह ताला ने ये इंतज़ाम कर रखा है कि पैंक्रियास से इंसुलिन जो निकलता है हार्मोन, ये एक शुगर को ख़ास लेवल से आगे बढ़ने नहीं देता। तो नॉर्मल ये होना चाहिए कि नाश्ते से क़ब्ल सुबह में सिर्फ 100 मिलीग्राम होना चाहिए और खाने के बाद 150 या 160 मिलीग्राम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है तो इंसुलिन रिलीज़ होता है और उसको जिस्म के अंदर खलियों के अंदर दाखिल करता है शुगर को, और जिस्म खून के अंदर शुगर की मकदार नॉर्मल रहती है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर इंसुलिन बनना कम हो जाए किसी को, तो इंसुलिन रिलीज़ नहीं होता जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो इंसान के खून में शुगर की मकदार बढ़ती है और जो एक्स्ट्रा शुगर है वो कोलेस्ट्रॉल बनकर इंसान के बहुत से जिस्म के मुकामात पर आर्टरीज़ में वगैरह से शामिल हो जाता है, जमा हो जाता है। और जिस्म के उन हिस्सों को जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे दिमाग में अगर जमा हो जाए तो फालिज और दिल के शरियानों में या खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए तो हार्ट अटैक की बीमारी आ सकती है। और बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हैं इस शुगर की बीमारी के, जैसे आँखों की बीनाई मुतासिर होती है जिसको रेटिनोपैथी कहते हैं, कैटरैक्ट भी आता है, उसी तरह ग्लाकोमा भी हो सकता है, किडनी के बीमारी हो सकती है जिसको नेफ्रोपैथी कहते हैं, उसी तरह रगों की बीमारियां होती हैं, हाथ पैर सुंद हो जाते हैं और जिसकी वजह से ज़ख्म हो जाते हैं जो सूखने नहीं पाते, इसको न्यूरोपैथी कहते हैं। और दिमाग में स्ट्रोक या फालिज का शिकार हो सकते हैं और हार्ट के अंदर हार्ट अटैक की बीमारी आ सकती है। इतने से कॉम्प्लिकेशंस हैं। और पैर भी बाज़ मरतबा अगर ज़ख्म ना सूखने पाए तो पैर काटने पड़ सकते हैं, गैंग्रीन हो जाता है। तो इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इससे बचने के लिए हमको पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम कैसे इससे बचें। जब कोई आदमी के जिस्म में अगर इंसुलिन नहीं बनता तो उसके जो एहतियाती तदाबीर हैं कि हमको ग्लूकोज़ ना आए, शुगर ना बढ़े, तो उसके सिलसिले में सबसे पहले ये है कि अपना वज़न कम करें। जो लोग ओबीज़ होते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजारते हैं, ज़्यादा मेहनत और एक्सरसाइज नहीं करते, तो कम से कम सिर्फ उनका 5 से 10% भी अगर वज़न कम कर लें तो तकरीबन उनके शुगर के अंदर बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है। उसी तरह हेल्दी डाइट प्लान इस्तेमाल करें, यानी डाइट खाना ऐसा इस्तेमाल करें जिसमें शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा ना हों, जैसे निशास्ता वाली जिसको कहते हैं, चावल है और मीठी चीज़ें हैं, शक्कर वाली चीज़ें हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर इस्तेमाल करता है आदमी तो गोया कि अपने बीमारियों को दावत देता है। उसी तरह स्मोकिंग करने से और फिर बहुत से ऐसे घर ज़्यादा बैठे हुए जॉब करते हैं जो ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी शुगर की मकदार खून में बढ़ जाती है। तो होना तो ये चाहिए कि हम ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिसमें ज़्यादा फ़ाइबर हो, जैसे तरकारियाँ हैं, मेवे हैं, और मेवे भी ऐसे इस्तेमाल करें जिसमें ज़्यादा मिठास ना हो, जैसे आम है, सीताफल है, ऐसे फ्रूट्स तो शुगर वालों को बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और ख़ास तौर से जो हैदराबादी या तेलंगाना या दक्कन का कल्चर है कि दावतों में जो जाते हैं रात के 12-1 बजे
دعوتیں ہوتی ہیں اور اس میں بہت زیادہ کئی قسم کے کھانے اور مرغن غذائیں اور میٹھی چیزیں ہوتی ہیں. یہ تمام چیزیں کئی دن کے پرہیز کا یہ اس کو زائل کر دیتی ہیں اور ایک دن کی دعوت تقریباً 4-6 مہینے کے پرہیز پر پانی پھیر دیتی ہے. تو اس طرح سے ہم کو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور پھر یہ خاص طور سے یہ بات ہے کہ سب سے پہلے تو ایک ڈائٹ اور ایکسرسائز اور وغیرہ کے ذریعے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ شوگر کی بیماری کو کنٹرول کیا جائے. اور اگر وہ کنٹرول نہیں ہوتا تو میڈیسنز ہوتی ہیں. میڈیسنز بھی وہ ہوتے ہیں جو مثال کے طور پر شوگر اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جسم میں انسولین کو ریسپانس دینے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جس کو ریزسٹنس کہتے ہیں، انسولین ریزسٹنٹ ڈائبٹیز. تو اس طرح سے بہت زیادہ یہ متاثر ہو رہے ہیں لوگ اوبیسٹی کی وجہ سے اور غذائی بے احتیاطی کی وجہ سے. سب سے پہلے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ میٹفورمن کی دوا ہے. میٹفورمن وہ ہے جو انسان کے جسم کو انسولین کے لیے سینسیٹیو بناتی ہے. انسولین اثر کرتا ہے اور آدمی کو شوگر کنٹرول میں آتی ہے. اور اسی طرح اور بھی کئی دوائیں ہیں اور آخر کار اگر گولیاں کام کرنا بند کر دیں تو انسولین انجیکشن دینا پڑتا ہے. انسولین انجیکشن جو جسم میں بننے والی چیز ہے وہ باہر سے لیب میں بنا کر انجیکشن کے ذریعے سے جسم میں داخل کیا جاتا ہے، جس سے شوگر کنٹرول ہوتا ہے. بہت سے لوگ انسولین لینے سے ڈرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لائف تھریٹننگ بیماری کے وقت ہی دینا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ انسولین اگر ضرورت پڑے ڈاکٹر نے کہا تو اس کا ضرور استعمال کرنا چاہیے. اور آج کل بہت سے آسان پین کی طرح کے نکلے ہیں جو انجیکشنز اس کے اندر دوا بھری ہوئی ہوتی ہے اور اس کے انسولین کا انجیکشن لیا جائے تو انسان کی شوگر کی کمی ہو سکتی ہے، بیماری میں کمی آ سکتی ہے. اس لیے ہم کو اس بات کی بہرحال احتیاط کرنا چاہیے کہ اس بیماری سے ہم بچیں، کیونکہ اس کے جو کمپلیکیشنز ہیں میں نے بتایا ہے. تو ان کمپلیکیشنز کو بھگتنے سے پہلے اس بات کی ہم کو گنجائش ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس بیماری سے بچنے کے لیے خود اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو بھی ان باتوں سے آگاہ کریں تاکہ جو شوگر کی بیماری سے پریشان ہیں ان کو بھی، اور جو ابھی پریشان نہیں ہیں یا جن کو بیماری نہیں ہے ان کو بھی اس کے سلسلے میں معلومات ہوں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں مزید کوئی ہیلتھ یا دینی معلومات کے سلسلے میں کوئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.